Hello student, now in this video we will discuss about the ionic radius। आज हम ionic radius के बारे में पढ़ेंगे। तो ionic radius is just like the atomic radius, या atomic radius के जैसा ही होता है। जैसे हम किसी एटम का रेडियस पढ़ते हैं सेंटर ऑफ द एटम से मीन्स न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक का। अब जो आयन बनते हैं दे आर जनरली फॉर्म्ड बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनते हैं वो कैटायन होते हैं, और जो गेन करके जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाते हैं वो एनायन कहलाते हैं। तो इस तरह से आयनिक रेडियस देखा जाए तो वो भी इफेक्टिव डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से। और ये जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं दे अट्रैक्ट द अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ अदर एटम और सेम एलिमेंट। या तो सेम एलिमेंट के अपोजिटली हो सकते हैं या फिर अदर एलिमेंट के जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो कोई पार्टिकल जैसे यहाँ न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, कैटायन है, कहाँ तक ये अट्रैक्ट कर सकता है। मान लीजिए सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस जो है दूसरे आयन को, नेगेटिवली चार्ज आयन को यहाँ तक यदि आ जाता है, यहाँ से अट्रैक्ट करता है, तो हम टोटल इस इफेक्टिव डिस्टेंस को आयनिक रेडियस मानेंगे, ना कि यहाँ से यहाँ तक को। यदि वह और इधर तक यदि मान लीजिए अट्रैक्ट कर लेता है तब फिर उसका आयनिक रेडियस यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा। तो जहाँ तक वह उसका इन्फ्लुएंस होता है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। तो आयनिक रेडियस में बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस इन द आयनिक बॉन्ड। क्योंकि आयन्स जो है आयनिक बॉन्ड का, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जहाँ तक किसी चार्ज पार्टिकल का या चार्ज्ड आयन का इन्फ्लुएंस होता है आयनिक बॉन्ड में, मीन्स जहाँ तक वह अपोजिटली चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, वो उसके जो है कैपेसिटी, वहाँ तक की डिस्टेंस को हम आयनिक रेडियस बोलते हैं। तो एक्सरे स्टडीज़ के द्वारा हमने काफ़ी आयंस का हम कैलकुलेट कर पाते हैं आयनिक रेडियस। जैसे सोडियम आयन का, क्लोराइड आयन का, जैसे टोटल NaCl का मान लीजिए डिस्टेंस होता है 276 पिकोमीटर। तो हम इसके द्वारा सोडियम और क्लोरीन का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ तक है इसको इजली कैलकुलेट कर पाते हैं। एक का पता लगा लेने से टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में से उसको क्या कर दिया जाता है, माइनस। अब देखिए जो कैटायन होते हैं, तो कैटायन मीन्स आयन तो टू टाइप के होते हैं, एक होते कैटायन और दूसरे एनायन। कैटायंस आर फॉर्म्ड बाई लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है सोडियम, 3 सेल इसमें पाए जाते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। बस फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और ये है थर्ड सेल। ये सोडियम था। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देगा तो फिर यहाँ पर कितने बचेंगे, ये सिर्फ 2 सेल बचेंगे। मिस यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, Na पॉजिटिव है, एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p6। अभी यहाँ पर सिर्फ टोटल कितने बचे हैं, 2 सेल बचे हैं। तो साइज़ देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ सेल घटते जाते हैं साइज़ भी छोटी होती जाएगी। या फिर ये बोलें कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ सेल बढ़ते जाते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ कि डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ़ सेल बढ़ते हैं, जिससे एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब सेम यहाँ पर भी है कि यहाँ 3 सेल थे तो बड़ा होगा, यहाँ स्मॉल 2 सेल बचे हैं तो स्मॉल साइज़ का हो जाएगा। तो जो कैटायंस होते हैं, जो रेडियस ऑफ कैटायन है इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। मीन्स ये है यहाँ पर कि रेडियस ऑफ कैटायन ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। उसके जिस एटम से वह आयन बना हुआ है, कैटायन बना हुआ है, उससे हमेशा स्मॉल साइज का होता है कैटायन। तो कैटायन
द रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द एटम, उसके पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल कम हो जाते हैं, और जो आउटर मोस्ट सेल में पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, अभी टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्ट कर रहा था, जबकि अब सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक ही अट्रैक्ट करना है, जबकि एटॉमिक नंबर सेम ही है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है। तो डिस्टेंस पास में होने से निश्चित है कि सेल का जो साइज़ होता है वह डिक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से आगे है एनायन। तो एनायन में एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के गेन करने से होता है। 1 इलेक्ट्रॉन या मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन भी ये गेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और ये यदि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या बना लेगा? क्लोराइड आयन। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 287 और इसका हो जाएगा 288, क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर होता है कितना? 17। एटॉमिक नंबर यहाँ पर भी 17 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो गए। मीन्स यहाँ थे 17 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हो चुके हैं 18 इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए, इसको हम यदि वैसे बना लेते हैं तो ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 3 4 5 6 7। ये ग्राउंड स्टेट में है, मीन्स ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन यदि इसको एक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? ये गेन भी कर सकता है। एक गेन कर लिया तो क्लोरीन पर क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे 4 5 6 7 8। तो पहले जगह कितने की थी? 7 की थी, लेकिन अभी वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के आने से क्या होगा? ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, मीन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने के कारण अनस्टेबल हो जाएगा। और उसको स्टेबल करने के लिए ये थोड़ा सेल का जो साइज़ होगा ना वो एक्सपेंड हो जाएगा, ताकि इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए। डिस्टेंस बढ़ेगा जिससे वो उनके बीच का जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन था वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। देयरफॉर टू रिड्यूस द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, द साइज ऑफ एनायन और द साइज ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनायन इन्हेंस्ड, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है और जो साइज़ होगी वह लगभग बढ़ जाती है। ये यहाँ पर इस तरह से नेगेटिव चार्ज वाला है, 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो इस तरह से यदि हम देखें, जो यहाँ पर इफ़ेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होता है पर इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पास में है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जबकि यहाँ थोड़ा साइज डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस या रिड्यूस्ड एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड हेल्ड लेस टाइटली। अभी आयन में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो लेस टाइटली हेल्ड होगा बाय द न्यूक्लियस, और लेस टाइटली हेल्ड होने के कारण ही दिस कॉजेस इंक्रीज इन द साइज ऑफ द आयन, साइज ऑफ द आयन बढ़ जाता है। तो हमेशा ये होता है कि जो साइज ऑफ एनायन है, साइज ऑफ एनायन ऑलवेज ग्रेटर देन द या लार्जर देन द देयर पेरेंट एटम। जिस एटम से वह बना हुआ है उस एटम के कंपैरिजन में उसके एनायन का साइज हमेशा लार्जर होगा, उससे वह बड़े साइज का होता है। तो ये था आयन के बारे में। मिस तो कभी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि वाई द रेडियस ऑफ कैटायन स्मॉलर देन एटम, या एनायन का लार्जर देन एटम देयर पेरेंट एटम। अब आगे पढ़ेंगे हाउ मतलब आयनिक रेडियस वेरिएट इन द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरिएट करता है। तो वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल में यदि हम वेरिएशन देखें ग्रुप वाइज, इन ए ग्रुप आयनिक रेडाई इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज़ होती जाएगी। क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल यहाँ पर भी आयंस में भी बढ़ते जाते हैं। जैसे लिथियम में पेरेंट एटम में 2 होंगे, लेकिन यदि हम इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 ही सेल बचेगा। और आउटर मोस्ट में तो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है,
तो सोडियम आयन में यदि एक सेल को हटा दिया तो ये साइज फिर भी यहाँ पर 2 सेल बचेंगे। उसी तरह से हमने पोटेशियम में से मान लीजिए कि एक सेल को माइनस कर दिया, आयन के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर यहाँ पर फिर भी ये 3 सेल बचेंगे। तो इस तरह से नीचे जाने पर साइज़ हमेशा फिर भी इनकी इंक्रीजेस होती रहती है, क्योंकि अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ सेल फिर भी इंक्रीज़ होते जाते हैं। नेक्स्ट है इन ए सीरीज़ या पीरियड। तो यहाँ पर है वेरिएशन इन एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स द आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंट एलिमेंट हैं लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं। इस तरह के आयंस को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ भी बोलते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में जैसे हम यदि एग्जाम्पल के रूप में ले लें, नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, इस तरह से हम ले लें। नंबर ऑफ यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 इसका एटॉमिक नंबर है और 3 इसने गेन कर लिए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। 8 + 2 10, 9 + 1 10। यहाँ 11 था लेकिन एक इसने माइनस कर दिया तो यहाँ पर भी 10 बचेंगे। इसके पास 12 थे, 2 लेकर लूज कर दिए हैं तो फिर 10 बचेंगे। यहाँ से 3 लूज कर दिया, 13 थे टोटल, यहाँ पर भी 10। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी में सेम है, तो इसलिए हम इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ बोलते हैं। अब इनके यदि हम एटॉमिक नंबर को देखेंगे, मीन्स Z एटॉमिक नंबर इसका होता है 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो ये इनके एटॉमिक नंबर है 7, 8, 9, 11, 12, 13। मीन्स एटॉमिक मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस चार्ज के साथ, मतलब इनको लिख लिया है टू रिप्रेजेंट द प्रोटॉन। अब देखिए यहाँ पर किस में साइज़ ज़्यादा होगी, किसकी साइज़ बड़ी होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ सेल भी यहाँ पर सेम होंगे। जैसे यहाँ पर देखें हम एक नाइट्रोजन और एक एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये +7 न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और इसके आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 आउटर मोस्ट में है, अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन हैं 7। यहाँ पर है 13, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखिए ये 7 क्या करेंगे, प्रोटॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यदि अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स 7 इस वाले में, ठीक है, ये नाइट्रोजन के लिए है और वो एल्युमिनियम के लिए। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय द 13 प्रोटॉन, तो देखिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन में या एल्युमिनियम में। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन एक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ 13 है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में स्ट्रांग होगा, इस वाले में, जिसमें 13 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन 13 पॉजिटिव प्रोटॉन एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी कारण से साइज क्या होगा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड होगा न्यूक्लियस के साथ, स्ट्रांगली उसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो किसी यदि मान लीजिए हमने एक पर्टिकुलर ये सीरीज ले लिया है, कंटिन्यूस में है, मीन्स जिसमें ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं सभी के सभी, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट होगा उसका साइज सबसे स्मॉल होगा और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा। मीन्स यदि आप इधर की ओर जाते हैं तो लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, इसलिए साइज क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो इन एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, तो देखिए यहाँ पर द आयनिक रेडाई ऑफ आयंस डिक्रीजेस एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा आयनिक रेडाई उन आयंस के लगातार वैसे ही डिक्रीज़ होती जाएगी। तो इस तरह से ये आयनिक रेडाई वेरिएट करता है किसी सीरीज में, मीन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में। तो ये थे आयनिक रेडाई के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे
आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मीन्स सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट एटॉमिक रेडियस या और आयनिक रेडियस, सेकंड है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी जैसे है IE के द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आयोनाइजेशन मतलब होता है आयोनाइज करना, मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अब इलेक्ट्रॉन को यदि आप किसी के, जैसे मान लीजिए हमको यदि हमारे घर से कोई बाहर निकालेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी कोई अपने घर से बाहर जो है निकाल सकता है किसी दूसरे को। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को भी क्या है, अपने ही मतलब एटम से बाहर निकलना है, तो उसके लिए निश्चित है कि हमें उसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, उसको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी उसमें। तो कितना एनर्जी हमें लगती है किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, वो एनर्जी आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहलाती है। मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। सिंगल एटम लेना है और वो भी गैसियस एटम लेना है, वहाँ से हम कितना एनर्जी लगाते हैं टू इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, वो एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्योंकि बहुत सारे एटम ऐसे भी हो सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने कैल्शियम लिया, तो कैल्शियम तो कैसा होगा, सॉलिड। हम सबसे पहले जो एनर्जी देंगे इससे इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कैल्शियम को गैस में। फिर यहाँ से हमें ये 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है टू फॉर्म गैस कैल्शियम आयन। तो यहाँ से इस गैसियस एटम से हमने जितनी भी एनर्जी दी वो एनर्जी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहलाएगी। अब हमने सॉलिड से गैस को कन्वर्ट करने में जो एनर्जी दी है वो यहाँ पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी नहीं कहलाएगी, ये होगी इंथैल्पी ऑफ, जैसे सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से यदि मान लीजिए कि कोई क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, क्लोरीन एटम में। हाफ मॉलिक्यूल ले लेंगे, सिंगल क्लोरीन एटम, ये गैसियस फॉर्म में। यहाँ पर भी ये गैस था लेकिन मॉलिक्यूलर था, हमें क्या चाहिए है यहाँ पर, एटम। आइसोलेटेड एटम इस सिंगल एटम से रिमूव करना है। तो यहाँ जो भी एनर्जी लगेगी ये एनर्जी हम आयोनाइजेशन में नहीं होगा, एनर्जी यहाँ पर होगा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो क्या बन गया, क्लोराइड पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये क्लोराइड पॉजिटिव आयन बनाने में जो एनर्जी लगेगी वो आपके आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहलाएगी। तो ये जो हम पहले गैसियस तक उस एटम को एटॉमिक सिंगल एटम में कन्वर्ट करते हैं वो एनर्जी हम कंसीडर यहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ही ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहलाएगा। इतना हिस्सा आयोनाइजेशन इंथैल्पी का होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन को, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है इसको आप रिमूव कर रहे हैं किसी एटम से, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जैसे एक कि कोई हमने एटम लिया, मान लीजिए कि X एक एटम है, X में से हम जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इसमें एनर्जी कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये बन गया X पॉजिटिव। फिर हम इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन को यदि हम माइनस कर रहे हैं तब यहाँ पर जो एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा X डाई पॉजिटिव में। फिर यहाँ से मान लीजिए कि थर्ड इलेक्ट्रॉन को हम माइनस कर रहे हैं, तब यहाँ पर जो एनर्जी आपको लगेगी वह कहलाएगी थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो इस तरह से एक एक सक्सेस, दीज आर कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, सक्सेसिव मीन्स एक के बाद एक, हमेशा यदि आप 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो जो थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगी इट इज़ ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड इट इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्योंकि पहला वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सबसे बाहर साइड में हो सकता है और वो सबसे लूजली इलेक्ट्रॉन हेल्ड होगा न्यूक्लियस के साथ, उसे रिमूव करना आसान होगा, इसलिए वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी। सेकंड वाला थोड़ा और स्ट्रांगली हेल्ड हो सकता है, उसको रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी।
थर्ड वाला है तो इसी तरह से वो और ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड होगा। तो इस कारण से हम देखते हैं कि जो थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो लगभग सेकंड और फर्स्ट से हमेशा ज़्यादा पाई जाती है। जनरली कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेकंड वाला ज़्यादा हो सकता है, थर्ड वाला कम हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। और फर्स्ट लगभग सभी में कम ही होता है, कोई एक दो एक्सेप्शनल केस को छोड़ करके। इसके बाद है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द आयोनाइजेशन इंथैल्पी, फैक्टर्स गवर्निंग आयोनाइजेशन इंथैल्पी, किन किन फैक्टर्स पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग है तो जनरली जैसे यदि हमें कम एनर्जी देना पड़ा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, इसका मतलब है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी था। यदि स्मॉलर वैल्यू है आयोनाइजेशन इंथैल्पी की, मीन्स ईजियर इट इज़ टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। यदि ज़्यादा एनर्जी यदि खर्च हो रही है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड था न्यूक्लियस के साथ, इसलिए उसको रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी लगेगी। तो अब फैक्टर्स अफेक्टिंग है आयोनाइजेशन इंथैल्पी के, इसमें जैसे साइज पर भी ये डिपेंड करता है, साइज ऑफ एटम पहला फैक्टर है, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, यदि आपने देखा होगा लार्ज साइज का एटम होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में लूजली हेल्ड होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। स्मॉल साइज का इसका मतलब है कि उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड होंगे। जब स्ट्रांगली हेल्ड होगा तो स्मॉल साइज के एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा, जबकि लार्ज साइज के एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे साइज घटता जाएगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी उसकी बढ़ती जाएगी। तो साइज जैसे है द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्टिव फोर्स, डिस्टेंस ज़्यादा होगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट में, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। डिस्टेंस कम है मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा था। तो कंसिक्वेंटली एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, जैसे जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता जाएगा, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड विद द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और भी लेस टाइटली हेल्ड होते जाएंगे, मीन्स वीकली कमज़ोर वीक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा जुड़ते जाएंगे। एज ए रिजल्ट इट बिकम्स ईजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। जो जितना लूजली हेल्ड होगा उसको रिमूव करना उतना ही क्या होगा, आसान भी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। एंड देयरफॉर द आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस, मीन्स जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होगी। द आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। और यदि मान लीजिए कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती जाएगी। जैसे तो यदि हम कार्बन है और ये नाइट्रोजन यदि ले रहे हैं तो कार्बन देखिए लार्ज साइज का है, नाइट्रोजन स्मॉल साइज का है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को 6 पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय 7 पॉजिटिव प्रोटॉन, ठीक है, 7 प्रोटॉन के द्वारा। तो यहाँ पर ये लूजली हेल्ड है जबकि यहाँ पर टाइटली हेल्ड है, इसी कारण इसका साइज छोटा था, इसका साइज बड़ा था। तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है जबकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज छोटा है और इसका एटॉमिक साइज बड़ा है। तो जैसे जैसे मतलब साइज घटती जाएगी आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज है, मीन्स जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ता जाता है अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा, जिसके कारण से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड होते जाते हैं न्यूक्लियस से। अब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा। मीन्स हमें वहाँ पर यदि रिमूव करना है तो ज़्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इंथैल्पी मीन्स एनर्जी ही है, ज़्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी देना पड़ेगा। तो therefore it becomes more difficult to remove an electron and ionization enthalpy increases with the increase in nuclear charge। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा और तो उससे आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बढ़ेगी। तो साइज पर आपने देखा कि साइज में जैसे साइज क्या होती है घटती जाती है आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तब भी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है। नेक्स्ट है
तो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफ़ेक्ट थर्ड फैक्टर है। और शील्डिंग इफ़ेक्ट मतलब उसको शील्ड कर दिया जाता है। अब कौन शील्ड करता है? जैसे मान लीजिए कि हम पर कोई यदि आक्रमण करना चाहता है और हमारे चारों तरफ यदि सेना लगी है, एक सर्किल में, फिर दूसरा सर्किल है, तीसरा सर्किल है, इस तरह से, तो हम तक जो है आने में मतलब जो है बीच में क्या हुआ, एक दीवार की तरह वो खड़े हो गए, वो शील्ड कर दिया गया है। इसी तरह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में भी आर शील्डेड और स्क्रीन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर सेल्स और इलेक्ट्रॉन्स। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है या इनर सेल्स हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के द्वारा लगाए जाने वाले चार्ज को क्या करते हैं, या अट्रैक्टिव फोर्स को कम कर देते हैं या शील्ड कर देते हैं। इस फिनोमेना को हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। एज ए रिजल्ट, अब मान लीजिए शील्ड हो गया तो क्या होगा, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एज ए रिजल्ट लेस आयोनाइजेशन इंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। यदि मान लीजिए कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है तो हमें कम आयोनाइजेशन इंथैल्पी या कम एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे, इनर सेल बढ़ते जाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट पर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स कम होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, जिससे आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट यदि बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट है फैक्टर में पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेनिट्रेशन मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली हेल्ड है ऑफ द सेम सेल। तो एस ऑर्बिटल, यदि हम चारों ऑर्बिटल लें एस, पी, डी एंड एफ, और ये पाया गया है कि यदि एक ही सेल है, मान लीजिए कि सभी के सभी ये 4s है, 4p, 4d और 4f, मीन्स एक ही सेल के सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तब इस केस में क्या होगा, 4s न्यूक्लियस के सबसे पास में होगा, 4p थोड़ा उससे आगे होगा, 4d थोड़ा सा और आगे होगा, 4f सबसे दूर पाया जाएगा। मीन्स s ऑर्बिटल हैव द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड नियर द न्यूक्लियस एंड दिस गोज ऑन डिक्रीजिंग एज, और इस तरह से डिक्रीज होती जाएगी। मीन्स ये डिस्टेंस, अब ये डिक्रीज होगा, मीन्स s इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हुआ कि s इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली हेल्ड विद न्यूक्लियस देन p, d एंड f इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम सेल। सेम सेल के में से s के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली हेल्ड होंगे न्यूक्लियस से, देन फिर p के थोड़ा कम होंगे, d के कम, और सबसे कम होंगे f के, यदि वो सेम सेल के हैं। इसका मतलब है कि s में यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारा s पर है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। यदि वही मान लीजिए कि जैसे 4s पर होगा तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, 4p से थोड़ा सा इजीली निकाल सकते हैं, 4d से और आसान हो जाएगा, 4f से सबसे आसान होगा। मीन्स आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पेनिट्रेशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जैसे जैसे पेनिट्रेशन पावर बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी इंक्रीज होती जाएगी। और आयोनाइजेशन इंथैल्पी के लिए मीन्स सबसे ज़्यादा होगा S के लिए, फिर उससे कम P, फिर D और सबसे कम F के लिए। तो इस तरह से ये पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर भी डिपेंड करता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयोनाइजेशन इंथैल्पी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है। हम जनरली ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड या फिर कम्प्लीटली फुलफिल्ड सेल्स होते हैं, दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देन अदर्स। वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं अदर ऑर्बिटल या अदर सेल के कंपैरिजन में। इसीलिए कंसिक्वेंटली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा, और डिफ़िकल्ट का मतलब है कि यदि हमें वहाँ से फिर भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा लगेगी। मीन्स यदि 2 ऑर्बिटल आप लेते हैं उसमें आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ कम्प्लीटली हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। जैसे नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 और 2p, ये होता है 2s2 2p3, ये 2, ये भी 2, लेकिन ये 1 1 1।
तो देखिए पी पर मतलब क्या है, पूरी तरह से ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल चुकी है हाफ फिल्ड होने के कारण। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव होता है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, और कोई भी अपना नेचर में मतलब अनस्टेबल नहीं होना चाहता है, सभी के सभी स्टेबल फॉर्म में ही रहना चाहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करना चाहता है। अब यदि हम फिर भी इसको रिमूव करना चाहते हैं तब हमें अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के केस में कितना होता है, पी पर 2p4 हो जाता है, मीन्स 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बढ़ गया तो ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड नहीं है, मीन्स यहाँ से यदि आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहें तो जल्दी रिमूव हो सकता है। इसी तरह से जितने भी नोबल गैस हैं, जैसे नियॉन ले लेते हैं, यदि 1s2 2s2 2p6, p6 मतलब p के जो तीनों ऑर्बिटल हैं वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड हैं, और फुलफिल्ड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो जब हाफ फिल्ड कम्प्लीटली फुल फिल्ड होंगे तब भी आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी। अब आगे देखते हैं, ये तो हमने फैक्टर्स पढ़े, एटॉमिक साइज़, इसके बाद फिर न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफ़ेक्ट, पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब पढ़ेंगे आगे हाउ मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी वेरिएट ओवरऑल इन ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज। तो इन पीरियड द आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड। यदि हम लेफ़्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती जाती है, बिकॉज देयर इज़ डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़, क्योंकि लगातार लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होती है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ भी होता है। तो दोनों बोथ आर फेवरेबल फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग द आयोनाइजेशन इंथैल्पी अक्रॉस ए पीरियड में यदि हम देखेंगे दोनों फेवरेबल है। इसके अलावा जैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट भी बढ़ जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है, कई बार इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरह से ये पेनिट्रेशन है, कहीं पर हाफ फिल्ड फुल फिल्ड के भी कंडीशन है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम यदि कोई पर्टिकुलर पीरियड लेते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इस तरह से लेंगे तो आउटर मोस्ट वाले का जैसे 1s तो सभी में पाया जाता है, ये 2s1 है, ये 2s2, ये 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 और 2s2 2p6, इस तरह से है। मीन्स यहाँ पर यदि देखेंगे आप लिथियम में आउटर मोस्ट में 1, ये 2, यहाँ पर ये p है 1 है, यहाँ के p पर हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में है p पर 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में है p पर 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 5, और इसी तरह से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यदि हम लिथियम से बेरिलियम पर जाएंगे तो ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड था, लेकिन ये पूरी तरह से फुल फिल्ड है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ जाएगी। देखिए वैसे तो जनरली क्या है, लगातार आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन कुछ जगह पर एक्सेप्शंस भी आ सकते हैं। अब बेरिलियम से जब बोरॉन पर जाएंगे तो यहाँ 2s पर था, लेकिन यहाँ आउटर मोस्ट है 2p पर, मीन्स वैसे भी इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, इसका कम है, तो लेकिन क्या हुआ, साइज़ यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इस कारण से जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी ज़्यादा होती है। तो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बोरॉन इज़ मोर देन बेरिलियम, इसीलिए यहाँ पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। अदरवाइज़ लगभग नहीं तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम ही पाई जाती, क्योंकि ये फुल फिल्ड और ये ऐसा नहीं है। इस कारण से कार्बन है अनस्टेबल है, नाइट्रोजन है ये सबसे मतलब जो है कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो गया, तो ये स्टेबल है। और फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखेंगे आप तो किसकी ज़्यादा होना चाहिए, जनरल रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्यू टू द कम्प्लीटली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, फर्स्ट जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ
नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जबकि ऑक्सीजन को ज़्यादा होना चाहिए था जनरल रूल के मुताबिक, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट, लेकिन जब आप सेकंड यदि देखेंगे तो सेकंड क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये वाला फिर अब कम्प्लीटली हाफ फिल्ड नहीं है, तो सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी फिर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, लेकिन फर्स्ट के केस में थोड़ा सा यही क्या है, अलग है। फिर नियॉन का जैसे कम्प्लीटली फुल फिल्ड है तो इसका और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो जाएगी नियॉन की। तो लगातार ये बढ़ती जाती है, बीच में एक दो एक्सेप्शंस आ जाते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे ग्रुप वाइज, तो इन ए ग्रुप द आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब हम ऊपर से किसी ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में नीचे की ओर आएंगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज़ होगी। क्यों डिक्रीज़ होती है? ड्यू टू इंक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़, एक तो नीचे जाने पर लगातार एटॉमिक साइज़ बढ़ती जाती है, ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण, जिससे आउटर मोस्ट पर लगने वाला फोर्स कम होता जाता है और हमें वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में आसानी होती जाती है, मीन्स कम आयोनाइजेशन इंथैल्पी लगेगी। और इंक्रीज़ इन शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट भी लगातार इंक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इनर सेल बढ़ते हैं तो शील्ड होते जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स जो है धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स शील्ड होता जाता है। तो ये कारण है आयोनाइजेशन इंथैल्पी लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ होती है, जबकि डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज़ होती है। तो अक्रॉस ए पीरियड आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस एंड ऑन मूविंग डाउन इन ए ग्रुप आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस। लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।